जय हिंद इंडिया। कल्पना कीजिए रात के ठीक 2:17 हुए हैं। पूरा देश गहरी नींद में है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु हर जगह अपनी सामान्य रफ्तार से अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं। अचानक देश के अत्याधुनिक रडार सिस्टम एक ऐसी गतिविधि दर्ज करते हैं जिसने कुछ ही सेकंड में पूरे सुरक्षा तंत्र को सतर्क कर दिया। कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर एक तेज गति से बढ़ती हुई वस्तु दिखाई देती है। अलार्म बजने लगते हैं। सैन्य अधिकारी तुरंत अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। देश के सबसे सुरक्षित कमांडर सेंटर में गतिविधि तेज हो जाती है। यह कोई सामान्य विमान नहीं बल्कि एक संभावित बैलिस्टिक मिसाइल का संकेत हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या भारत के पास ऐसी स्थिति से निपटने की तैयारी है? क्या कोई ऐसी सुरक्षा ढाल है जो आसमान में ही खतरे को रोक सके? अगर कभी ऐसा संकट आए तो फैसले कैसे लिए जाते हैं? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे परमाणु हथियार आखिर होते क्या हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें कैसे काम करती है, भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, क्या S-400 और स्वदेशी प्रणालियां भारत की रक्षा कर सकती है और भविष्य में भारत अपनी सुरक्षा को किस दिशा में ले जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। परमाणु हथियार आखिर है क्या? जब हम न्यूक्लियर शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में बेहद शक्तिशाली विस्फोट की तस्वीर आती है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि परमाणु हथियार सामान्यतः बमों से बिल्कुल अलग सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सामान्यतः विस्फोट रासायनिक ऊर्जा से होते हैं, जबकि परमाणु हथियार परमाणु के केंद्र में मौजूद ऊर्जा की मुक्त होने से अत्यधिक शक्ति पैदा करते हैं। इसी कारण की ऊर्जा साधारण विस्फोटों की तुलना में कई गुना अधिक हो सकती है। इतिहास को परमाणु हथियारों के प्रभाव से ने पूरी दुनिया को यह एहसास कराया कि इनका इस्तेमाल मानवता के लिए कितनी बड़ी त्रासदी बन सकता है। इसी वजह से अधिकांश परमाणु संपन्न देश इन्हें युद्ध के बजाय प्रतिरोध के साधन के रूप में देखते हैं, यानी ऐसा हथियार जिसका उद्देश्य उपयोग करना नहीं बल्कि संघर्ष को रोकना हो। भारत की परमाणु नीति अगर हम समझते हैं तो भारत ने वर्षों से एक जिम्मेदार परमाणु नीति पर जोर दिया है। भारत की घोषित नीति में नो फर्स्ट यूज का सिद्धांत शामिल है, जिसका अर्थ है कि भारत ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि यूज पर अगर परमाणु हमला किया जाता है तभी जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही भारत क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यानी आवश्यक और विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता बनाए रखने की बात करता है। यह नीतियों का उद्देश्य हथियारों की होड़ बढ़ाना नहीं बल्कि सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। भारत की सुरक्षा व्यवस्था कैसे सतर्क रहती है? किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में सबसे पहले निगरानी प्रणालियां सक्रिय भूमिका निभाती है। आधुनिक रडार, सेंसर और अन्य निगरानी साधन लगातार आकाशीय गतिविधियों पर नजर रखते हैं। यदि कोई संदिग्ध संकेत मिलता है तो कई स्तरों पर इसकी पुष्टि की जाती है ताकि गलत आचरण से बचा जा सके। इसके बाद संबंधित सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाएं स्थिति का आकलन करती है और आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया अत्यधिक समन्वय, तकनीक और अनुशासन पर आधारित होती है। तो इस तरीके से मिसाइल आखिर होती क्या है ये भी जान लेंगे। देखो दोस्तों, जब भी हम टीवी पर किसी देश की सैन्य ताकत की बात सुनते हैं तो एक शब्द बार बार सुनाई देता है, मिसाइल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर मिसाइल होती क्या है? क्या यह सिर्फ एक रॉकेट है या फिर इसके पीछे विज्ञान का ऐसा कमाल छिपा है जो हजारों किलोमीटर दूर तक किसी लक्ष्य तक पहुंच सकता है? असल में मिसाइल एक ऐसा निर्देशित हथियार होती है जिसे उड़ान के दौरान दिशा दी जा सकती है। आधुनिक मिसाइलों में सेंसर, नेविगेशन सिस्टम और कंप्यूटर लगे होते हैं जो अपने तय मार्ग पर बनाए रखने में मदद करते हैं। यही कारण है कि आधुनिक सैन्य तकनीक में मिसाइलों के अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन सभी मिसाइलें ऐसी नहीं होती है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है? अब जरा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक गेंद बहुत ऊंचाई तक फेंकी, वह ऊपर जाएगी, फिर एक घुमावदार रास्ता तय करेगी और आखिरकार नीचे आएगी। बैलिस्टिक मिसाइल की उड़ान का सिद्धांत कुछ इस हद तक इसी प्रकार होता है, हालांकि वास्तविक तकनीक से कहीं अधिक जटिल होती है। इसके विपरीत क्रूज मिसाइल अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है और उड़ान के दौरान लगातार अपने मार्ग में बदलाव हो सकती है। इसी वजह से दोनों प्रकार की मिसाइलों की निगरानी और सुरक्षा की चुनौतियां अलग अलग होती है। अच्छा, तो क्या हर मिसाइल को रोका जा सकता है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। यहाँ कोई भी मिसाइल 100% रोकी जा सकती है? क्या कोई भी मिसाइल 100% रोकी जा सकती है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। नहीं क्यों? दुनिया का कोई भी देश यह दावा नहीं करता कि उसकी रक्षा प्रणाली हर परिस्थिति में 100% सफलता की गारंटी देती है।
रक्षा प्रणालियों का उद्देश्य जोखिम को कम करना, समय पर चेतावनी देना और उपलब्ध तकनीक के अनुसार सुरक्षा बढ़ाना होता है। इसलिए दुनिया के कई देश लगातार अपनी तकनीक को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। भारत की बहुस्तरीय सुरक्षा सोच। भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को एक ही प्रणाली पर निर्भर रखने के बजाय कई स्तरों पर विकसित करने की दिशा में काम किया है। सरल शब्दों में समझे तो यदि किसी संभावित हवाई खतरे का पता चलता है तो अलग-अलग प्रकार के रडार, निगरानी नेटवर्क और वायु रक्षा प्रणालियां मिलकर स्थिति का आकलन करती है। हर प्रणाली की अपनी भूमिका होती है। कोई निगरानी करता है, कोई जानकारी साझा करता है, कोई आवश्यकता पड़ने पर रक्षा के लिए तैयार रहता है। यही कारण है कि इसे अक्सर लेयर्ड एयर डिफेंस कहा जाता है। S-400 इतना चर्चा में क्यों रहता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो पिछले कुछ वर्षों में आपने समाचारों में S-400 का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन आखिर यह इतना चर्चित क्यों है? इसका कारण यह है कि इसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। हालांकि किसी भी रक्षा प्रणाली की वास्तविक क्षमता अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करती है और उससे सभी तकनीकी विवरण सार्वजनिक नहीं होते। इसलिए विशेषज्ञ हमेशा यह कहते हैं कि किसी भी प्रणाली का मूल्यांकन केवल दावों के आधार पर नहीं बल्कि समग्र रक्षा नेटवर्क के संदर्भ में किया जाना चाहिए। केवल हथियार ही सुरक्षा नहीं देते। कई लोग सोचते हैं कि किसी देश की ताकत सिर्फ उसके हथियारों से तय होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में विज्ञान, तकनीक, उद्योग, अर्थव्यवस्था, प्रशिक्षित मानव संसाधन, कूटनीति और नागरिकों का विश्वास सभी की भूमिका होती है। एक मजबूत देश वही होता है जो युद्ध को टालने की क्षमता भी रखता हो, क्योंकि सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें संघर्ष होने ही ना पाए। तो भारत की सुरक्षा की असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं, विज्ञान भी है। दोस्तों, जब भी किसी भी देश की असैन्य शक्ति की बात होती है तो हमारी नज़र सबसे पहले टैंक, लड़ाकू विमान और मिसाइलों पर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सब के पीछे असली ताकत कौन है? क्या सिर्फ सेना, क्या सिर्फ सरकार या फिर कुछ और? सच्चाई यह है कि किसी भी आधुनिक रक्षा प्रणाली की नींव वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और वर्षों तक चलने वाले अनुसंधान पर टिकी होती है। एक आधुनिक रक्षा प्रणाली रातों रात नहीं बनती। इसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत, परीक्षण, असफलताएं और लगातार सुधार की प्रक्रिया होती है। कई बार किसी नई तकनीक को विकसित होने में वर्षों लग जाते हैं और यही कारण है कि जब हम किसी रक्षा उपलब्धि की बात करते हैं तो उसके पीछे काम करने वाले अगणित लोगों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। So this is the point to be noted that इतनी सच्चा काम करने के बाद भी इन चीज़ों को रोका जाता है। देखो, कल्पना कीजिए आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, घना कोहरा है, आपको सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में अगर कोई जहाज आपकी ओर आ रहा हो तो उसे देखना मुश्किल होगा। इसी तरह आसमान में भी केवल आंखों से निगरानी संभव नहीं है। यहीं से शुरू होती है रडार की भूमिका। रडार रेडियो तरंगों का उपयोग करके दूर मौजूद वस्तुओं का पता लगाने में मदद करता है। यह आने जाने वाली उड़ान गतिविधियों पर नजर रखने, उनकी दिशा और गति का अनुमान लगाने तथा स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रडार अकेले काम नहीं करता, यह एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा होता है जिसमें कई सेंसर और नियंत्रण केंद्र मिलकर जानकारी साझा करते हैं। क्या भविष्य के युद्ध बदल रहे हैं? दुनिया तेजी से बदल रही है। आज युद्ध की चर्चा केवल जमीन, समुद्र और आकाश तक सीमित नहीं रही। अब साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष आधारित तकनीक, संचार नेटवर्क और एआई भी राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण हिस्से बनते जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पारंपरिक सेनाओं की भूमिका कम हो गई है, बल्कि आधुनिक समय में तकनीक और पारंपरिक क्षमता दोनों का संतुलन पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए दुनिया के कई देश अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशी तकनीक पर लगातार निवेश कर रहे हैं। और कुछ दशक पहले तक कई देशों को अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह बाहरी स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन समय के साथ यह समझ बढ़ी कि महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भरता राष्ट्र सुरक्षा को मजबूत बना सकती है। इसी सोच के तहत भारत ने भी अनुसंधान, निर्माण और स्वदेशी विकास का विशेष ध्यान देना शुरू किया है। यह यात्रा आसान नहीं होती। नई तकनीकी विकसित करने में समय लगता है, परीक्षण होते हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन हर अनुभव आगे का रास्ता तय करता है। अब तक हमने मिसाइल, रडार, सुरक्षा प्रणाली और तकनीक की बात की, लेकिन यह सवाल भी अभी बाकी है कि क्या किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार होते हैं? इतिहास हमें एक अलग जवाब देता है। दुनिया में सबसे बड़े युद्धों ने यह दिखाया है कि युद्ध की कीमत केवल सैनिकों ही चुकाते हैं। आम नागरिक, परिवार, बच्चे, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सब प्रभावित होती है। इसलिए अधिकांश देश युद्ध को रोकने, तनाव कम करने और संवाद बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का एक उद्देश्य यह भी होता है कि संघर्ष की संभावना कम हो और शांति बनी रहे।
दोस्तों आज की इस डॉक्यूमेंट में हमने जाना कि आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा केवल हथियारों का विषय नहीं, यह विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान, अनुशासन, तैयारी और जिम्मेदारी नीतियों का सम्मिलित परिणाम है। फिर लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि याद रखिए, एक शक्तिशाली राष्ट्र वह नहीं जो हर समय युद्ध की बातें करे, बल्कि वह जो अपनी तैयारी और विवेक से युद्ध को टालने की क्षमता रखे। शांति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए साहस, संयम और दूरदृष्टि तीनों की आवश्यकता होती है। जय हिंद, जय भारत।